ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज है बेसिकली हमारा फेसबुक मार्केटिंग का सेशन नंबर 2। और आज के सेशन में हम लोग ना दो चीज़ों को बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा मीडिया प्लान, ठीक है। दूसरा हमारा होगा कंपेन स्ट्रक्चर। कंपेन स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है सबसे पहले, ठीक है। आपको मैंने कंपेन का एक आइडिया दिया, अब आपको पता चल गया है कंपेन क्रिएट कैसे करते हैं या उसके प्लेसमेंट्स क्या हैं, उसमें लोकेशन क्या क्या डाल सकते हैं, उसमें कहाँ एड सेट बना सकते हैं और वो सारी चीज़, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्केल अप करते हैं, या इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर वाइज क्रिएट करते हैं। तो कंपेन स्ट्रक्चर में आपके पास सबसे पहले होती है एक जो फर्स्ट लेवल होता है, उसको हम कहते हैं कंपेन लेवल, ठीक है। कंपेन लेवल में आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव, और कुछ होता है कंपेन लेवल में। फिलहाल हमने बजट को यहाँ पे सेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ से पिक करते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास होता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वो पिक्सल वगैरह और वो सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, बट जो चीज़ें आप सेग्रीगेट कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास होता है ऑडियंस। ऑडियंस में आ जाता है आपके पास लोकेशन, ठीक है, कि आप किस लोकेशन पे उसको दिखा रहे हो। उसके बाद आ जाता है एज, उसके बाद आ जाता है जेंडर, उसके बाद आ जाता है आपकी टारगेटिंग, देन आपके पास आ जाता है प्लेसमेंट्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपके पास होता है एड लेवल। एड लेवल के अंदर बेसिकली आपका होता है मीडिया। तो इसमें पेज वगैरह और वो सारी चीज़ों के अलावा आपके पास पोस्ट टाइप जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, वो सिंगल इमेज है, आपके पास सिंगल वीडियो है, आपके पास कैरोसेल है, और आपके पास कलेक्शन है, ठीक है। देन आपके पास उसकी कैप्शन, हेडलाइन और लिंक। सो ये बेसिकली आपके पास स्ट्रक्चर वाइज जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे पड़ी होती है। अब मैं इसको कंपेन को स्ट्रक्चर डेवलप कैसे करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे आसानी देती है अपनी कंपेन को बिल्ड करने में, सेकंड पे उसको बूस्ट करने में, देन मैंने उसको स्केल अप करना है। तो उसके लिए मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक कंपेन बना रहा हूँ जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव रखता हूँ सेल्स, ठीक है। ये मेरी होगी कंपेन 1। एड सेट लेवल के ऊपर मैं यहाँ पे सेटिंग क्या करता हूँ, मैं ऑल पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूँ। एज 18 से 65 है, जेंडर ऑल है। टारगेटिंग मैंने जो बेसिक टारगेटिंग में 4-5 कीवर्ड्स में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 कीवर्ड्स या 5 टारगेटिंग या कुछ भी नाम दे दो। प्लेसमेंट है मेरी ऑटो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पे बजट और बोलिए। फिर मैं आगे अपने कंपेन लेवल पे, तो मैं सिंगल इमेज कर रहा हूँ या वीडियो कर रहा हूँ या कैरोसेल कर रहा हूँ या कलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंगल इमेज को यस करता हूँ, मैं सिंगल इमेज करता हूँ। कैप्शन क्या है इसकी, यहाँ पे मैंने एक सैम्पल कैप्शन बना ली, सैम्पल हेडलाइन बना ली, और प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंडिंग हो रही है। तो ये मैंने एक सिंपल सा सादा सा एक कंपेन स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट एड सेट बनाऊं। इसके ऊपर मैंने बजट दे दिया 2000 का। अब मेरे पास यहाँ से इस 2000 में सेल आ रही है, मैंने इसको लगाया 4-5 दिन के लिए, वो ऐड चल रहा है और वो सेल क्रिएट कर रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा और इन्हांस करूँ और इसको और बूस्ट करूँ, ताकि मुझे मज़ीद और यहाँ से सेल्स आना शुरू या सेल जनरेट होना शुरू हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने एड सेट को इंक्रीज कर दूँगा, ठीक है। अब एड सेट को मैं इंक्रीज करने का मुझे फायदा कब होगा, कि जब मेरे दो एड सेट्स चल रहे हैं ऑन डिफरेंट टारगेटिंग या डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर। अगर मैं सेम इसी को कॉपी करता हूँ,
ठीक है, सेम डेटा के ऊपर मेरे अगर दो एडसेट चल रहे हैं तो ये आपस में इनकी लड़ाई होगी। ठीक है, आपस में ये दोनों एक दूसरे को compete कर रहे होंगे। ना रिजल्ट इसके पास ठीक से आएगा ना इसके पास ठीक से आएगा, क्योंकि सब कुछ सेम है। तो मुझे इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसकी टारगेटिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरे एड सेट में डिफरेंशिएट हो। सेम ऑडियंस को मैं एक ही कैंपेन में दो एड्स ना दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इस मकसद के लिए, इस पर्पस के लिए। ये है मेरा एड सेट 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक एड सेट रखा मेल्स के ऊपर और दूसरा रखा फीमेल्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बजटिंग होती है कि हमने किस बजटिंग के अंदर इस कैंपेन को चलाना है, किस किस बजट पे इसको रन करना है। ठीक है, वो अभी मीडिया प्लान वाला भी चीज़ देखेंगे तो उसमें हमें ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सपोज मेरे पास है 3,000 का बजट। मैंने दो कैंपेन्स बनाई, दोनों को 1,500 का बजट अलॉट कर दिया। ठीक है, अब एक मेरी कैंपेन चल रही है मेल्स के ऊपर, एक मेरी कैंपेन चल रही है फीमेल्स के ऊपर। दोनों की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं भी ऑडियंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं भी ऑडियंस आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। दोनों ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट उसके ऊपर चल रही है। अब इसके बाद मजीद मुझे थोड़ी सी और कैंपेन स्ट्रक्चरिंग अगर करनी है, मुझे मजीद और एड सेट बनाने हैं, तो मैं लोकेशन वाइड अपने एड्स को सेग्रीगेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ कि एक ऐड मैंने चलाया लाहौर में, दूसरा ऐड मैंने चलाया लाहौर में। ठीक है, ये लाहौर के मेल्स को दिख रहा है, ये लाहौर के फीमेल्स को दिख रहा है। अब इसी एड सेट को मैं मजीद और सिटीज़ में करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं कराची लिख दिया, यहाँ से कराची डाल दिया। ठीक है, एक मेरा एड सेट चल रहा है नंबर 1 लाहौर मेल्स पे, दूसरा एड चल चल रहा है लाहौर फीमेल्स पे, तीसरा एड सेट चल रहा है कराची मेल के ऊपर, चौथा हेडसेट चल रहा है कराची फीमेल के ऊपर। इसी तरह मैं डिफरेंट सिटी वाइज, डिफरेंट लोकेशन वाइज, जेंडर वाइज इसको सेग्रीगेट कर सकता हूँ। फिर मेरे पास ऑप्शन होती है एज की। ठीक है, कि मैं एक हेडसेट बनाता हूँ जहाँ पे मैं 18 से 24 साल के मेल्स को ऐड दिखा रहा हूँ। दूसरा मैं ऐड दिखा रहा हूँ 18 से 25 से 34 साल के मेल्स को लाहौर में। तीसरा हेडसेट में इसकी एज को बढ़ा रहा हूँ, फिर मैं जेंडर को चेंज कर रहा हूँ, फिर मैं दो जेंडर को भी चेंज कर रहा हूँ और एज ग्रुप को भी चेंज कर रहा हूँ। किसी भी हेडसेट में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रही, ओवरलूपिंग नहीं हो रही। ठीक है, ये मेरा कंपेन स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं कंपेन स्ट्रक्चर को अगर शॉर्ट समरी में मेंशन करता हूँ। ठीक है, कि मैंने एक कंपेन बनाई, इस कंपेन में एडसेट है मेरे पास 8। पर एड सेट लेट्स सपोज मैं 1,500 का बजट सेट करूँ। ठीक है, 8 के 8 एड सेट्स में, ठीक है, 8 के 8 एड सेट्स में मेरे पास जो नंबर ऑफ सेट हैं वो हैं 3। कौन कौन से हो सकते हैं सेट? ठीक है, मैं सिंगल इमेज भी कर सकता हूँ, मैं वीडियो भी कर सकता हूँ, मैं कैरोसेल भी कर सकता हूँ, मैं कलेक्शन भी कर सकता हूँ। मैं मतलब 4 की ऑप्शन होती है मेरे पास, मैं 4 किस्म के फॉर्मेट्स बना सकता हूँ। फिर मैं एक ही प्रोडक्ट के 3 से 4 डिफरेंट वीडियोस बना सकता हूँ और हर वीडियो को अलग अलग से पोस्ट कर सकता हूँ। मैं मल्टीपल सेट बना सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल वीडियोस को अलग अलग एड सेट में डाल के टेस्टिंग कर सकता हूँ, किसके ऊपर रिजल्ट आ रहा है, किसके ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा। आपकी जो बजट लोकेशन है वो एड सेट लेवल के ऊपर हो रही है। इस एड सेट के अंदर आपके पास जितने भी एड सेट होंगे तो वो बजट की परफॉर्मेंस वाइज डिवीजन उसके ऊपर होगी। अगर 3 वीडियोस आपने अपलोड किए हैं, जिसमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बजट स्पेंडिंग उसके ऊपर होती जाएगी।
अब इसको आप अ, समझ लो। ये आपको काम आएगा जब आप अपने एड्स को स्केल अप कर रहे होगे। ठीक है। लिखने का मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें मैं क्यों कैंपेन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कि मैं एक एक चीज़ को प्लान कर रहा हूँ कि मुझे किस एज ग्रुप के अंदर, किस लोकेशन के अंदर, किस टारगेटिंग के अंदर अपने एड्स को दिखाना है। ठीक है। फिर यहाँ से आप प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो, किसी को आप मोबाइल पे दिखाओ, किसी को इंस्टाग्राम पे दिखाओ, किसी को ऑटो के ऊपर रहने दो, किसी को डेस्कटॉप के ऊपर ले जाओ। खैर डेस्कटॉप पे ना लेके जाओ, मोबाइल के ऊपर ही उसको रखो। ठीक है। एक फेसबुक ओनली हो सकता है, एक इंस्टाग्राम ओनली हो सकता है, फिर ऑटो हो सकता है। ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। ये आपको हेल्प आउट कब करेगा, जब आपकी एक कंपेन अच्छी चल रही है। ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने एक कंपेन क्रिएट की और ये पूरा एड स्ट्रक्चर बनाया, मैं इसके ऊपर 2,000 रुपये लगा रहा हूँ और मेरे पास इस पे 20 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस 20 ऑर्डर को 40 ऑर्डर्स करूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसका सीधा जाके बजट ज़्यादा कर दूंगा। बजट ज़्यादा करने से कभी भी ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। ठीक है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं 100 रुपया लगा रहा हूँ, 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं कैलकुलेट ये करूंगा मैं 200 लगा लूँ तो 20 आ जाएगा। वो अब 200 लगाने से वो 20 नहीं होगा, वो 11 या 12 होगा मैक्सिमम। ठीक है। आपने इस कैंपेन को सेम बजट में रहते हुए एक और कैंपेन, एक और एड सेट क्रिएट करना है। और उस एड सेट को क्रिएट करने के पीछे जो आपकी साइंस होनी चाहिए, मकसद होना चाहिए, और या फैक्टर आपने माइंड में रखना है, वो यही रखना है कि आपकी ऑडियंस आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हो, ऑडियंस ओवरलूप ना हो रही हो, आपकी वो एड ही डिफरेंट ऑडियंस को नजर आए। ठीक है। जैसे मैं एक एड सेट चला रहा हूँ, तो मेरे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है, इन 3 शहरों में। उसके बाद एक एड सेट ऑल पाकिस्तान माइनस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। आप फेसबुक के ऊपर अब मैंने यहाँ से इंक्लूड किया पाकिस्तान को, और यहाँ से मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा लाहौर को। अब ये मेरा ऐड पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगा, सिर्फ लाहौर में नज़र नहीं आएगा। लाहौर को इसने माइनस कर दिया ऑल पाकिस्तान से। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कराची। तो लाहौर, कराची माइनस हो गए मेरे इस ऐड से। बाकी ये ऐड पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, इन 2 शहरों में नज़र नहीं आ रहा। और ये मैंने एक कैंपेन को पब्लिश कर दिया। ये पब्लिश हो गई। ठीक है। अब मैं इसके एडसेट लेवल के ऊपर आ गया। इसका मैं यहाँ से नाम मैंने क्या दे दिया, पीके माइनस लाहौर, कराची। ठीक है। और जो इसमें एज ग्रुप वगैरह 18 से प्लस और ये वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से करता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर दिया। अब ये वाला जो मैं चला रहा हूँ ऐड, ये सिर्फ मैं लाहौर और कराची में चला रहा हूँ। तो अब मैंने लाहौर, कराची के लिए अपनी
जो बजट है वो अलग से एलोकेट कर दिया। इसको यहाँ से माइनस किया, और यहाँ से मैंने और कराची को सिलेक्ट किया, उसको मैंने पब्लिश कर दिया। तो अब मेरी एक कैंपेन के अंदर दो एडसेट चल रहे हैं, ठीक है। एक मेरा लाहौर और कराची में चल रहा है, एक मेरा ऑल पाकिस्तान माइनस लाहौर कराची चल रहा है, ठीक है। अब इसको मैं मज़ीद और करना चाहूँ अगर, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मेल्स, और इसको मैं एडिट कर लूँगा। तो ये ऐसे मुनासिब बात नहीं होती कि आप इसको रियल टाइम में एडिट कर रहे हो। ये बेसिकली आप पहले वहाँ पे प्लान करके आते हो, एक्सेल के ऊपर पूरा प्लान बना के आते हो कि आपने कौन कौन से सेट बनानी है, उनकी क्या प्लेसमेंट, और फिर आप एक ही दफ़ा बैठ के इनकी ये क्रिएशन कर रहे हो। यहाँ से मैंने कर दिया मेल्स। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसको मैंने कर दिया फीमेल्स। ठीक है, और ये लाहौर कराची वाले को भी हम मेल फीमेल अलग अलग कर लेते हैं। तो मैं एक ही कंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना रहा हूँ। किस लिए बना रहा हूँ? ताकि मैं इनकी बजट एलोकेशन अलग अलग से कर सकूं। हर एक आपकी टारगेटिंग के ऊपर आपकी अलग से बजट एलोकेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपको वो रिस्पांस क्रिएट हो रहा है। अब मैंने ऑल पाकिस्तान में ऐड चला दिया, ज़्यादा उसकी जो ऑडियंस है, लेट्स सपोज उस टाइम वो गांव देहातों से ज़्यादा ऑडियंस आ रही, तो आपके ऐड की प्लेसमेंट ही गांव देहातों में होना शुरू हो जाएगी। जहां से रिस्पांस आएगा फेसबुक वहीं पे उसको दिखाएगा ना। ठीक है, उसका एल्गोरिदम ये है कि अगर उसको लाहौर से उस ऐड को अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो उसने अपने बाकी बजट की एलोकेशन ज़्यादा लाहौर में करनी है। ठीक है, या कराची से आएगा तो ज़्यादा कराची में करेगा। तो मैंने लाहौर के लिए कराची के लिए बजट अलग से रख दिया कि मेरे इस बजट के ऊपर फेसबुक टेस्टिंग ना करे, डिफरेंट एरियाज में ना दिखाए, डिफरेंट जेंडर्स को ना दिखाए। लाहौर के मेल्स के लिए अलग बजट है, लाहौर के फीमेल्स के लिए अलग बजट है, ऑल पाकिस्तान के लिए अलग बजट है। ठीक है, तो मैंने एक ही कैंपेन के अंदर इन चार को क्रिएट कर लिया। और मजीद आप अपने प्लान के हिसाब से इनकी डिवीजन कर सकते हो, और वो प्लान आपका कब बनेगा या वो प्लान क्या होगा वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास सिर्फ है ही 1,000 रुपया लगाने के लिए, तो आप छोटे छोटे अकाउंट 300 300 400 की कैंपेन्स नहीं बनाओगे। ठीक है, फिर आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप एक ही एड सेट के ऊपर वो 1,000 रुपये का बजट लगाओ, ताकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। ये आप डिफरेंट एड सेट या डिफरेंट कैंपेन्स तब लगाते हो जब आपके पास बजट ज़्यादा होता है, या बजट की डिवीजन आपने करनी होती है। अब मैंने एक कैंपेन चलाई, 2,000 रुपये में मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने दूसरी कैंपेन को एक्टिव कर लिया कि यार चलो पैसा ज़्यादा हो जाए, ताकि वो रिजल्ट और मज़ीद क्रिएट होना शुरू हो जाए। अब इसी एक एड सेट के अंदर मैं मल्टीपल अपने एड्स को भी टेस्ट कर सकता हूँ, कि मैं मल्टीपल एड्स लगाऊं, डिफरेंट आर्ट वर्क लगाऊं, डिफरेंट पोस्ट को मैं बूस्ट करूं, ताकि मुझे क्या अच्छा रिस्पांस, कहाँ से बेटर रिस्पांस मिल सकता है, वो मैं यहाँ से मैयर कर सकूं। तो स्लो चल रहा है आज। तो चल भाई। ठीक है, तो अब मैं डिफरेंट
पोस्ट और डिफरेंट उसके ऊपर आर्ट वर्क के ऊपर, वीडियोस के ऊपर या उसके ऊपर यहाँ पे एड सेट में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने इस एक पोस्ट को एक एड सेट के अंदर लगाया, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको बाकी एड सेट्स के अंदर भी ऐड करूँ। तो एक तो तरीकाकार ये है कि एक एक एड सेट खोलूँ और एक एक पोस्ट को क्रिएट कर लूँ। दूसरा तरीकाकार ये होगा कि मैं इस एक पोस्ट को, जो कॉपी वाली अभी मैंने पोस्ट बनाई है, इसको मैं डुप्लीकेट करूँ और यहाँ से मैं एग्जिस्टिंग कंपेन सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल में ऐड कर दूँ और इस फर्स्ट वाले को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो ये मेरी जितनी भी मैंने इस कंपेन के अंदर एड सेट बनाए हुए हैं, ये सारी उसके अंदर पब्लिश हो जाएगी। और दूसरी खोली, यहाँ पे भी दो आर्ट वर्क आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ना इसमें सिर्फ जो मेहनत करनी है वो इस स्ट्रक्चर को बनाने में करनी है। अब ये एक कंपेन चल रही है। ठीक है। इस कंपेन के अंदर आपको नजर आएंगे मल्टीपल एडसेट्स, डिफरेंट बजट, लोकेशन, ऑडियंस, उसके हिसाब से उसको क्रिएट किया हुआ। हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स लगे हुए हैं। ठीक है। अब मैंने ये चार एड्स को एक्टिव किया हुआ है। ठीक है। तो फेसबुक किसके ऊपर स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहा है, जहाँ से उसको रिस्पॉन्स आ रहा है। 150 रुपया यहाँ पे लगाया, कोई ऑर्डर नहीं आया। 37 यहाँ पे लगाया, नहीं ऑर्डर आया। 42 यहाँ पे लगाया, नहीं ऑर्डर आया। 1700 यहाँ पे स्पेंड कर दिए, जहाँ से ऑर्डर आए। ठीक है। तो जहां से इसको रिस्पांस नजर आएगा, ये सारी की सारी स्पेंडिंग वहीं पे करना शुरू कर देगा। कि बाकी एड सेट मैंने लगाया टेस्टिंग के लिए कि मैं यार देखता रहूँ। अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक और कंपेन बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ इस एक एड सेट को रखूंगा जिसपे ऑलरेडी रिस्पांस आ रहा है। और जो दूसरे एड सेट, जो पुराना एड सेट होगा उसमें से, मतलब जो न्यू होगा उसमें से इसको अलग से चला दूंगा। पुराने वाले में से इसको मैं रिमूव कर दूंगा या स्टॉप कर दूंगा और बाकी के ऊपर चलने दूंगा कि अब बाकी की भी टेस्टिंग हो या उसके ऊपर भी मुझे रिस्पांस क्या मिल रहा है वो आना शुरू हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे इस कैंपेन स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेंगी कि मैं क्या प्लान बना रहा हूँ और उसको मैं फिर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो जो प्लानिंग वाला सारा काम होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है। कि मैं एक कैंपेन बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं मल्टीपल एडसेट रख रहा हूँ। एड सेट के अंक को मैं डिफरेंशिएट कहाँ पे कर रहा हूँ। क्या मैं लोकेशन के ऊपर कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऐड चला रहा हूँ, मैं डिफरेंट एज ग्रुप के ऊपर ऐड चला रहा हूँ, मैं डिफरेंट जेंडर के ऊपर ऐड चला रहा हूँ, मैं टारगेटिंग सब में डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट सबकी डिफरेंट कर रहा हूँ। ठीक है। फिर हर कंपेन का अपना बजट क्या होगा, मैं बजट एलोकेशन क्या दे रहा हूँ उसको। ठीक है। फिर मैं मीडिया के ऊपर, एड लेवल के ऊपर क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ। अब मैं एक ऐड चलाता हूँ, लेट्स सपोज के इसी के अंदर, इसी टारगेटिंग के ऊपर मैं अपने चार एड सेट चलाता हूँ। बट मैं एड लेवल के ऊपर सब में चेंज करता हूँ। मैं फर्स्ट एड के ऊपर लगाता हूँ post 1, दूसरे के ऊपर मैं लगाता हूँ post 2, तीसरे के ऊपर मैं लगाता हूँ post 3। ऑडियंस सेम है, सब कुछ सेम है, बट मेरी जो आर्ट वर्क है वो सब में चेंज है। तो एक ही कस्टमर को मेरे दो आर्ट वर्क या दो एड्स अलग अलग से नजर आएंगे, उसको सेम नजर नहीं आ रहा। अगर मैं सब में ही post 1 को यहाँ पे बूस्ट करता हूँ तो मुझे चार एडसेट बनाने की जरूरत नहीं है, सेम ऑडियंस और सेम सब चीज़ों के ऊपर। तो मेरे पास ऑडियंस भी सेम है, मेरे पास सब चीज़ें सेम है, बट हर दफ़ा मैं अपने आर्टवर्क को, अपनी कैप्शन को या अपने लैंडिंग पेज को चेंज करता हूँ ताकि ऑडियंस सेपरेट रहे, ऑडियंस डिफरेंट रहे। ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये बेसिकली आपकी कंपेन स्ट्रक्चरिंग होती है कि आप अपने एड लगाने से पहले एक कंपेन के स्ट्रक्चर को बनाते हो ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि आप एड कहाँ पे लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, और फिर आप उसको मैयर कर सको। ठीक है। ये सिंपल चीज़ है, इतनी कोई ये रॉकेट साइंस वाली नहीं है। आप अपने हिसाब से अपनी एक्सेल शीट बना लो, गूगल शीट बना लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, ताकि आपको उसको सेव करना है या डिलीट करना है या वो चीज़ें नहीं, आपके पास वो एक फाइल पड़ी हुई है और आप उसी को मेंटेन करें, उसी को अपडेट कर रहे हो। ठीक है, और ये अपने अपने हिसाब से बनाओगे आप। ठीक है, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि इसी को फॉलो करोगे, इससे रिजल्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं होता कि जी मैंने इस कैंपेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो मुझे ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। कैंपेन स्ट्रक्चर बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी प्लानिंग को बेहतर कर रहे हो, आप अपनी चीजों को सॉर्ट कर रहे हो, और आपको आइडिया है कि आपने किस डायरेक्शन में चीजों को लेके चलना है। अब आपने स्केल अप करना है तो किस पोस्ट को करना है, किस पोस्ट में क्या ऑडियंस पड़ी हुई, आप डिफरेंट सेगमेंटेशंस कैसे कर रहे हो। और ये आपको फायदेमंद देता है जब आप लार्ज बजट के ऊपर वर्किंग कर रहे हो। ठीक है, जब आपके बजट हैवी होते हैं या आप ज्यादा उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हो तो अब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दिखा देता हूँ। वजह सिम सिम। अब ये एक अकाउंट है। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी कंपेन्स लगी हुई हैं। यहाँ से चल रही है, यहाँ से ऊपर आओ। फिर हर कंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स बने हुए हैं। फिर हर एड सेट के अंदर डिफरेंट एड्स चल रहे हैं। डिफरेंट वीडियोस हैं या डिफरेंट आपके सिंगल इमेज भी हैं, बैनर भी हैं, कैरोसेल भी हैं। सो अब इनको कौन सी कंपेन को कहाँ पे क्रिएट करना है, कौन सी ऑडियंस को कहाँ पे दिखाना है, आर्ट वर्क कहाँ पे चेंज होगा, डिजाइन कहाँ पे चेंज होगा, सारी चीजों को याद रखना आसान नहीं हो। ठीक है? तो हम सारी चीजों को डिफरेंट सेगमेंटेशंस करते हैं और उसको सॉर्ट करते हैं इन आवर कैंपेन स्ट्रक्चर। समझ में आ गई? अगर आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो ये और भी अच्छी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने आज के थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज, वो है मीडिया प्लान। मीडिया प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इसको जानना, इसको समझना क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपकी डायरेक्शन, ये आपको गाइड करता है कि आपने फेसबुक के ऊपर या किसी भी एडवर्टाइजमेंट चैनल के ऊपर क्या हासिल करना है, क्या टारगेट्स हैं आपके, आप कितनी स्पेंडिंग कर सकते हो, आपने कितने कंपेन्स बनाने हैं, कितने एडसेट बनाने हैं, कितने ऑर्डर्स आपको चाहिए, कितने ऑर्डर्स आप ला सकते हो, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, उसकी वर्किंग क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मीडिया प्लान में मिलेंगी। मैं एक जगह जॉब इंटरव्यू दे रहा था तो उसने मुझे पूछा कि आप हमारी कंपनी, बॉस तो था हमारा, कि आप हमारे ब्रांड के लिए क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला सर मैं सेल जनरेट कर सकता हूँ। कितनी सेल जनरेट कर सकते हो? मैंने कहा कि मैं आपको लिख के दूंगा हर महीने के शुरू में कि मैं इस महीने आपको इतनी सेलें ला के दूंगा। उसने कहा यार कौन लिख के देता है? मैंने कहा मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, अब वो मैं लिख के कैसे दे रहा हूँ, मैं पूरा एक मीडिया प्लान बना के दे रहा हूँ। ठीक है? आपको बहुत ही शॉर्ट्स और बहुत ही सिंपल सा प्लान समझाऊंगा। ठीक है, और इसको आगे हम बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें और इस मीडिया प्लान में ऐड कर सकते हैं। बट अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा। सबसे पहली जो चीज है, वो पहला जो टैग है वो है हमारा जीएमवी। जीएमवी होता है ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, ये इसको कहते हैं टोटल सेल। कि हमारे पास ग्रॉस टोटल सेल कितनी, इसमें ग्रॉस में आपके ऑर्डर कैंसिल भी शामिल होंगे, रिटर्न भी शामिल होंगे, सारे ऑर्डर शामिल है। टोटल सेल कितनी आई है, ग्रॉस सेल कितनी है, ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू कितनी है। सो
जो बेस एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज है ना, आपको वही याद रखनी चाहिए। ठीक है, कि आपका जीएमवी वैल्यू क्या है। दूसरा है आपका ऑर्डर्स। ठीक है, कि आपके टोटल ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। तीसरा है आपका टोटल कॉस्ट, कि आप कितना एडवर्टाइज कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, जो जो आपके पास चैनल्स हैं। लाइक मैं यहाँ पे फेसबुक कॉस्ट लिख देता हूँ, देन मैं गूगल पे कर रहा हूँ, स्नैपचैट पे कर रहा हूँ, और उन सबको यहाँ पे मैं एक ऐड कर लूंगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या है, आप क्या स्पेंड कर रहे हो, इन्वेस्ट क्या कर रहे हो। ठीक है, ये तीन पैरामीटर्स हैं जो कि आपने इनपुट करने होते हैं। ठीक है, इसी बेस पे मुझे रिजल्ट कहाँ पे चाहिए होता है, या मैंने क्या कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करना होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये इसको एवरेज बास्केट साइज भी कहते हैं, एबीएस। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होता है, कि मेरे पास अगर 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो पर ऑर्डर की एवरेज प्राइस क्या होगी। 10 कस्टमर मेरे से अगर आके खरीदारी कर रहे हैं, तो पर कस्टमर ने ऑन एवरेज क्या खरीदारी की, तो इसको हम कहते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऑर्डर आया, ऑर्डर वन, ये था 7,000 का। ऑर्डर टू मेरे पास आया, इसने 6500 की चीज खरीदी। फिर एक शायद अनवारा आया, इसने 1900 की चीज खरीदी। फिर एक और बंदा आया, इसने 6000 की प्रोडक्ट खरीदी। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास कोई 10 15 20 ऑर्डर्स आ गए, माइनस में क्यों जा रहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी एवरेज निकालूं, तो मैं इस सब को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ऊपर मैं एवरेज पे क्लिक कर दूंगा, तो इसकी एवरेज आ गई 3400 रुपये। तो मेरे पास ऑन एवरेज 3450 रुपये रही एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हमने मालूम करना है सीपीओ। सीपीओ होता है कॉस्ट पर ऑर्डर, कि हम टोटल कॉस्ट तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट हमारी ये आ रही है, टोटल ऑर्डर्स ये आ रहे हैं, तो पर ऑर्डर की जो हमें कॉस्ट पड़ रही है वो क्या पड़ रही है, तो कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर हम स्पेंड करने कैलकुलेट करेंगे अपना मार्केटिंग स्पेंड। मार्केटिंग स्पेंड क्या होता है, आप जितना पैसा कमा रहे हो उसका कितना परसेंट आप मार्केटिंग में लगा रहे हो, ये होता है मार्केटिंग स्पेंड। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। आप कितना लगा रहे हो और कितना कमा रहे हो। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं 20% से, 20%। ठीक है, 20% की नंबर को क्यों हमने सेलेक्ट किया, आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपने जितना पैसा कमाना है, जितनी सेल करनी है, उसका एटलीस्ट 20% उसकी मार्केटिंग के ऊपर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मुझे 100 रुपए की सेल चाहिए, तो मुझे 20 रुपए फेसबुक के ऊपर लगाने पड़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो मेरे पास वो सेल आएगी। ठीक है, तो फेसबुक भी जो आपके अकाउंट की स्टार्टिंग करता है, ये जो कैलकुलेशन करता है ना, वो 20% को माइंड में रखते हुए करता है कि यार एटलीस्ट 20% इसकी मार्केटिंग की कॉस्ट होनी चाहिए। अब आपके जितने भी एडवर्टाइजमेंट या जितने भी मीडिया प्लान बनते हैं ना, ठीक है, वो बनते हैं मार्केटिंग परसेंटेज के हिसाब से। यार हम कितना लगाएंगे और हमें उसके अगेंस्ट कितना मिलेगा। ये लेट्स सपोज अगर मैंने 1 करोड़ की सेल करनी है, तो मेरे मार्केटिंग स्पेंड के हिसाब से मुझे कितना स्पेंड करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट इज इन्वेस्टिंग, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे कितना मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करना आपके लिए ज्यादा इस प्लान के हिसाब से आसान हो जाएगी। सो हम इस प्लान को स्टार्ट करते हैं। अब है हमारी एक न्यू वेबसाइट, हमें कख भी नहीं पता कि अभी हमारे पास अ, क्या प्लान हमारा होगा। ठीक है, बट हमें एक प्लान बनाना है और इस प्लान का नाम हम रखेंगे टारगेट। ठीक है,
ये है हमारा टारगेट, कि हमने इस टारगेट को अचीव करना है। हम अपने लिए टारगेट सेट कर रहे हैं। टारगेट क्या है? लेट्स सपोज मुझे 20% सेल चाहिए, 20% मार्केटिंग स्पेंड मैंने कर। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कि मेरे पास एक कस्टमर ऑन एवरेज कितने का ऑर्डर करता है। बट मैंने अभी तक मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की, मेरे पास तो एक ऑर्डर भी नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरे पास एवरेज बास्केट साइज क्या होगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगा। उसके लिए मैं एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट निकालता हूँ। ठीक है, कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट फोर, लेट्स सपोज 5 प्रोडक्ट मेरी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, या मेरे पास 100 प्रोडक्ट है, तो मैंने देख लिया कि यार किस किस प्राइस ब्रैकेट में है, किस किस प्राइस रेंज में है, तो 5 प्राइस रेंज मेरे पास बन गई। एक मेरे पास बन गई जी 700 रुपये, एक बन गई 1200 रुपया, एक बन गई 2000, एक प्रोडक्ट है मेरे पास 3100 की, और एक प्रोडक्ट है 900 रुपये की। ठीक है, तो मैंने इसी का एवरेज निकाल ली कि यार मेरे पास जो एवरेज कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो मुझे यही लगता है कि वो इसी के हिसाब से मेरे पास ऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया अपनी प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस के हिसाब से कि मेरे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 1580 होगी। ठीक है, अब अगर 1580 में मुझे एक ऑर्डर आता है, ठीक है, तो उसकी सेल भी 1580 ही होगी, क्योंकि एक ही ऑर्डर आ रहा है 1580 में, तो एवरेज बास्केट साइज भी सेम होगा। इसकी कॉस्ट क्या लगेगी? इसकी कॉस्ट लगेगी इस 1580 का 20%, जो कि होगा 316 रुपये। और इसकी पर कॉस्ट के एक ही ऑर्डर है, तो 316 डिवाइडेड बाय 1, तो 316 ही इसकी कॉस्ट हो। ये मुझे कैलकुलेशन समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अगर इंक्रीज करना है, मैं चाहता हूँ यार मुझे एटलीस्ट 15 ऑर्डर्स आए। तो 15 ऑर्डर्स के लिए मुझे टोटल सेल मेरी कितनी होगी? दिस अमाउंट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये हैं, टोटल कॉस्ट मेरी ये लग रही है, एवरेज बास्केट साइज ये है, पर ऑर्डर ये है, और 20% के हिसाब से मैं चाहता हूँ, नहीं मेरे पास 40 ऑर्डर्स हैं, मैं 40 ऑर्डर को टारगेट करना चाहता हूँ। तो 40 ऑर्डर अगर आएंगे तो मेरे पास टोटल सेल होगी 63,000 की। टोटल कॉस्ट मुझे फेसबुक पे जो लगानी पड़ेगी वो 12,000 रुपया स्पेंड करना पड़ेगा, 1500 एवरेज बास्केट साइज के हिसाब से, 316 रुपये कॉस्ट पर ऑर्डर होगा, 20% मेरा मार्केटिंग स्पेंड होगा। अब आप मुझसे सवाल पूछते हो कि हमारा डेली स्पेंडिंग कितना होना चाहिए। अब आप मुझे कैलकुलेट करके खुद बताओ कि आपको कितना बजट लगाना चाहिए। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार मैं 30% करता हूँ, मैं 20% नहीं करता। ठीक है, कि 30% मेरा न्यू अकाउंट है, ज़्यादा पैसे लगेगा, शुरू में लर्निंग होगी, मेरा ऑडियंस सेगमेंटेशन बन रही है, और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो या 40% लगा लो। तो मुझे कितने ऑर्डर्स चाहिए, ये मेरा टारगेट है। ये टारगेट आपका अपना इंडिविजुअल का टारगेट होगा। ठीक है, हर बंदे का अपना टारगेट होगा, उसके हिसाब से आपके पास कितना पैसा आप स्पेंड कर सकते हो। अब ये 40 ऑर्डर एक महीने का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक दिन का हो सकता है। इट्स अप टू यू। फिर हम इसको थोड़ा सा करते हैं, 30% के ऊपर रखते हैं कि यार हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम अपनी एक कंपेन को लगाएं, उस कैंपेन के ऊपर हमें 18,960 रुपये लगाना है पर डे के ऊपर, और पर डे के ऊपर हमें 40 ऑर्डर्स आने चाहिए जिसकी वैल्यू हो 63,200, विद एवरेज बास्केट साइज ऑफ 1580 एंड कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ 474 रुपीज। ठीक है, अब मैंने अचीव क्या किया? अचीवमेंट,
मेरे पास ऑर्डर आ गए 83,600 के, लेट्स सपोज। ठीक है, मेरे पास टोटल ऑर्डर्स आ गए 43। मेरी जो टोटल फेसबुक कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 18,600 रुपये, लेट्स सपोज। अब ये अच्छी हुई या बुरी हुई? ये अच्छा गया, नंबर अच्छा था या नंबर बुरा था? इसको हम सिर्फ और सिर्फ जो मेजरिंग टूल है ना हमारे पास, वो है हमारा ये तीन फैक्टर्स। सबसे पहले एवरेज बास्केट साइज क्या थी, जीएमवी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एवरेज बास्केट साइज हमारे, हम ये सोच रहे थे कि अगर 1580 रुपये की प्राइस के ऊपर एक बंदा ऑर्डर करेगा, बट जिस टाइम हमारे पास नंबर आए तो वो 1944 रुपये थे। हम ये कह रहे थे कि हमारा जो एक ऑर्डर आएगा वो 464 रुपीज का होगा, बट हमारे पास जो एक ऑर्डर आया वो 432 रुपये का था, 33 रुपये का। हमने एज्यूम किया कि हमारे स्टार्टिंग में 30% मार्केटिंग स्पेंड लगेगी, बट हमारी जो मार्केटिंग परसेंटेज लगी वो 22% लगी। अब मुझे ये बताओ कि ये नंबर अच्छा रहा या बुरा रहा? हमने टारगेट किया था 63 को, हमने 83 अचीव कर लिया। हमने 40 ऑर्डर्स अचीव करने थे, हमें 43 आ गए। हमने 18,900 स्पेंड करना था, हमने 18,600 स्पेंड किया। एवरेज बास्केट साइज हमारे पास 1500 हमने ज्यूम की थी, बट वो 1900 आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज और करते हैं, हम इसको 40 ही करते हैं। हमने 40 ऑर्डर एज्यूम किए थे और हमारे पास 40 ही आ गए। ठीक है, अच्छी चीज क्या हुई, एवरेज बास्केट साइज बढ़ा। हमने अज्यूम किया था कि 1500 वाली चीजें लोग खरीदेंगे, लोगों ने 2000 वाली चीजें ज्यादा खरीदी। या बंडल डील्स ली, एक बंदे ने दो दो तीन तीन आइटमें ली, तो वो एवरेज बास्केट साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एवरेज बास्केट साइज इंक्रीज होने की वजह से आपकी टोटल सेल भी बढ़ गई और आपका मार्केटिंग स्पेंड भी नीचे आ गया। अब एक और हम बना लेते हैं अचीवमेंट टू। यहाँ पे हमारे पास सेल जो आई वो इतनी आ गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 40 ही रहे, और कॉस्ट भी इतनी लगी। और हमने एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट किया। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेल को डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से। ये हमारे पास एवरेज बास्केट साइज आ गई, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ गई। फिर हमने निकालना है कॉस्ट पर ऑर्डर को, टोटल कॉस्ट डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो एक ऑर्डर की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्योंकि वो सेम ही है, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम ही थी। और मार्केटिंग स्पेंड को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितना पैसा आपने लगाया डिवाइडेड बाय टोटल कितना पैसा आपने कमाया, तो ये आ गया 43%। वाई 43% लॉस क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ, मार्केटिंग स्पेंड क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि एवरेज ऑर्डर वैल्यू गिर गया। ऑर्डर 40 ही थे, बट लोगों ने सस्ती चीजें खरीदी। हो सकता है महंगी चीजें सोल्ड आउट हो गई, खत्म हो गई, लोग खरीद ना रहे। सस्ती चीजें आपकी ज्यादा बिकी, जिसकी वजह से आपका मार्केटिंग स्पेंड ऊपर चला गया। ऑर्डर्स आपके पास उतने ही आए। हालांकि थोड़ा सा अगर सस्ती चीजें ज्यादा बिकती हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं, बट अभी हम ना एक वो सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। ये आपका एक छोटा सा प्लान होता है, सिर्फ 6 पैरामीटर्स हैं इसमें, बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी इसमें चीजें नहीं है। ठीक है, अब आपको अपने लिए सबसे पहले, अगर ऑलरेडी आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आपकी वेबसाइट चल रही है, तो आपने कैलकुलेट करना है इसको पर डे पर मंथ, जिस मर्जी हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, कंपेयर करने के लिए, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल ये है कि अ, हम्म, आप एक कैंपेन चला रहे हो, ठीक है, आपका मार्केटिंग स्पेंड 42% आ रहा है, तो क्या ये 42% अच्छा है या बुरा है? 42% अच्छा है या बुरा है? बोल ले। आतिफ अली ने मुझे बुरा कह दिया, सर बुरा है।
मैं कहाँ से बुरा हूँ यार? आपका यहाँ पे सवाल, एक मिनट आप यहाँ पे रुक जाओ। आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि जो 42% है, ये है अचीवमेंट। ठीक है, 42% है अचीवमेंट। टारगेट क्या था? 42% तो आपकी अचीवमेंट है ना, कि आपने 42% अचीव किया। टारगेट क्या था? हो सकता है टारगेट मेरा 90% हो। मैंने 90% को टारगेट किया हो कि यार मेरे पास 90% के हिसाब से सेल आ गए तो मैं बड़ा खुश हूँ, बट मेरे पास 42 हो गया। अब क्या 42 अच्छा है या बुरा है? टारगेट था 90%। अब मैं इसको 90 को कहता हूँ कि यार मैंने टारगेट किया था 10%। अब 42 क्या है? अब 42 हो गया आपका बुरा। क्यों? ये अच्छा बुरा क्यों हो गया? आप जिससे कंपेयर कर रहे हो वो क्या है? कंपैरिजन करने के लिए आप एक प्लान बनाते हो। ठीक है, आपने कॉस्ट पर ऑर्डर को फिलहाल भूल जाओ, एवरेज बास्केट साइज को भूल जाओ, फेसबुक कॉस्ट। अच्छा, कल इन तीनों को चीजों को तो नहीं भूल सकते आप, क्योंकि इन चीजों के ऊपर आपने इसकी बेस के ऊपर तो कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, इन दोनों चीजों को माइंड से फिलहाल निकाल दो, आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर। इसको रंगों की रंगोली खेल, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर। जितना आपका मार्केटिंग स्पेंड नीचे जाएगा, उतना आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा, उतना फायदा होगा, उतने आपके जो प्रॉफिट होंगे, नेट प्रॉफिट होगा, वो बढ़ेगा। मेरा ना ई कॉमर्स वाला सेशन अभी 2 हफ्ते पहले जो रिकॉर्ड हुआ था, उसका जो आखिरी सेशन है ना, उसमें हमने पीएनएल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप उसी वीडियो को दोबारा से एक दफा देख लेना, और नहीं समझ में आएगा तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे यहाँ पे। कि प्लानिंग जो आपके फाइनेंशियल्स होते हैं ई कॉमर्स के, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ बेहतर तरीकेकार से समझ में आ जाएगी। खैर, अभी के लिए आपको एक नंबर चाहिए होता है जिससे आप उसको कंपैरिजन करते हो। तो सबसे पहले आपने अपने बनाने होते हैं टारगेट के, मेरा टारगेट क्या है, मैंने किस नंबर को किस अमाउंट से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने बना लिए टारगेट। टारगेट को आप स्टार्टिंग महीने में थोड़ा सा इसको आप कर लो यार, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। ये आपके हो गए टेस्टिंग के। उसके बाद आपका फोर्थ मंथ आ जाएगा। इस महीने में आपने करना है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का पता है क्या होता है? अब मेरा प्लान क्या है, मुझे पहले महीने करना है लॉस, दूसरे महीने करना है लॉस, तीसरे महीने करना है लॉस, चौथे महीने करना है मुझे ब्रेक इवन। 5 मंथ बाद मुझे प्रॉफिट करना है। कितना प्रॉफिट करना है? 1%। अब ये है मेरा प्लान। मेरा प्लान ऊपर नीचे भी हो सकता है मैं पहले महीने से प्रॉफिट में, हो सकता है मैं 5वें महीने तक भी लॉस में चलूं, बट मुझे प्लान लिखना है ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूं कि ये 42 अच्छा था या बुरा था। उसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए कि वो अगर 10 था टारगेट, तो 42 बहुत बुरा था, और अगर वो 200 था तो 42 बहुत अच्छा था। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए मुझे एक नंबर चाहिए। ये है मेरा बिजनेस प्लान। मुझे पहले महीने लॉस करना है। लॉस अब मुझे कैसे करना है कि पहले महीने में अपना मार्केटिंग स्पेंड रखा 40%, दूसरे महीने में इसको लेके आया 30%, तीसरे महीने लेके आया 20%। ठीक है, फिर इसको मैं लेके आया 15%। ठीक है, अब ये है मेरा टारगेट। अब इस टारगेट के ऊपर 42 अच्छा है या बुरा है? स्लाइटली बुरा है। स्लाइटली बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं है।
अगर ये 65% होता तो बहुत ज्यादा बुरा होता, बट ये 41 या 42% है, तो ये स्लाइटली बुरा है। दूसरे महीने का मेरा जो टारगेट था वो था 30%। तो 30% के हिसाब से लेट्स सपोज मेरे पास दूसरे महीने 29% आ गए, तो ये स्लाइटली अच्छा है। अगर 21% आता है या 20% आ जाता है या 15% आ जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये कैलकुलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये है आपकी डायरेक्शंस, कि आपने किस हिसाब से अपनी चीजों को अलाइन करना है, किस हिसाब से अपनी चीजों को लेके चलना है। अब लेट्स सपोज आपका ये जो फेसबुक कॉस्ट है, ये आप एक अपना डेली वाइज अपना बजट बना रहे हो कि पर डे मेरी फेसबुक कॉस्ट ये होगी और मेरा सेल टारगेट ये होगा। तो इसी 18,960 रुपये को आप अपने इसी कंपेन लेवल के ऊपर जाके ऐड ऑन करोगे कि मेरी कितनी कंपेन्स बनेंगी 18,000 में। ठीक है, और उसकी बजटिंग वगैरह मैं कैसे, उसकी डिवीजन कैसे करूंगा, इस 18,000 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये मीडिया प्लान की कॉस्टिंग और आपके वो कैंपेन स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ों को आप प्लान करोगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना और अप्लाई करना दोनों आसान हो जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? मियां वलीद, किस चीज़ का जनरल ओवरव्यू दे दूं? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर टारगेट टेस्टिंग करके सेट करेंगे। हाँ देखिए, आप टारगेट की टेस्टिंग कैसे करेंगे कि आपने एक कंपेन को लगाया जिसपे आपने कुछ टारगेटिंग सेट की है, उसके बाद आपने उसको थोड़ा चलने दिया, फिर आप उसके रिस्पांस को देख रहे हो, उसको मैयर कर रहे हो। ठीक है, कि रिजल्ट आपके मर्जी के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप उसको बजटिंग और वो सारी चीज़ों को अप डाउन करते हो। अच्छा, ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ मुझे उसका उतने ही पैसे वापस आ रहे हैं। ठीक है, वो ब्रेक इवन होता है। और मैंने आपको सजेस्ट किया था, मैं आपको ना रिकॉर्डिंग दोबारा से ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। जो हमारे ई कॉमर्स के सेशन हुए थे अभी 2 हफ्ते पहले, उसकी जो आखिरी वीडियो थी ना, चौथा सेशन, उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस डिस्कस किया था PNL। उस वीडियो को आप देख लो तो आपको ये जितने कॉन्सेप्ट है ना प्रॉफिट एंड लॉस वाले, तो वो सारे वहां से क्लियर हो जाएंगे, और इवन ये मीडिया प्लान की भी बहुत सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। GMV, फेसबुक कॉस्ट एवरेज ऑर्डर वैल्यू के फार्मूले क्या हैं? GMV आपकी टोटल सेल है जो कि आप शॉपिफाई से निकाल रहे हो। आपका ऑर्डर्स आप शॉपिफाई से निकाल रहे हो, फेसबुक से आप निकाल रहे हो कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तीन चीज़ें आपके पास हैं, आपको मालूम है। तीन चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? आपने कैलकुलेट करना है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अपने टोटल सेल को डिवाइड कर दो टोटल ऑर्डर से, एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकल आएगी। फिर आपने कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर ऑर्डर। अपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो आपके पास एक ऑर्डर की कॉस्ट निकल आएगी जो कि कॉस्ट पर ऑर्डर है। फिर मार्केटिंग स्पेंड, आपने कितना पैसा मार्केटिंग में लगाया, उसको डिवाइड कर दो कितना पैसा आपने कमाया, तो आपके पास मार्केटिंग स्पेंड निकल आएगी, उसकी आप परसेंटेज निकाल लो। ठीक है सर जी, कंटेंट कैलेंडर भी बताइएगा। कंटेंट कैलेंडर कल हमने देखा था फेसबुक के ऊपर, ये प्लानर आ रहा होता है, वहां पे आपका कंटेंट कैलेंडर क्रिएट हो जाता है। उसको आपको सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर सेपरेटली क्रिएट करना चाहते हो तो इसी तरह एक्सेल के ऊपर शीटें बनाओ, कॉलम्स बनाओ, और उसके अंदर आपने किस दिन किस कंटेंट को पोस्ट करना है, क्या आर्ट वर्क लगाना है, क्या चीजें लगानी है, वो आप बड़ी आसान से कर सकते हो। उसके लिए कोई प्लानिंग या उसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। सर जी, अगर शॉपिफाई स्टोर या वेबसाइट ना हो तो कैलकुलेशन फायदे नहीं है? अगर आपके पास वही सवाल है कि आपने मुर्गी बनानी है और आपके पास मुर्गी नहीं पड़ी हुई, तो फिर आप सोचते रहो ऐसे बनेंगी ऐसे बनेगी, ये जायका होगा, ऐसे खाऊंगा, ऐसे मेरा पेट भर जाएगा, फिर ऐसे मैं सो जाऊंगा। एक क्लाइंट है, उसका ग्राफिक डिजाइनिंग का सर्विस देता है सर। कौन देता है सर?
यार क्वेश्चन करो, इस जो आज हमने पढ़ा इससे रेलिवेंट अगर कोई सवाल है तो वो डिस्कस करो। ऐसी जर्नल कॉस्टिंग हम जर्नल डिस्कशन फिर किसी दिन करेंगे। 20% कॉस्ट, सो इट शुड बी दी प्रोडक्ट प्राइस। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट प्राइस? शायान, मुझे उम्मीद थी आपसे कि आप वो अकाउंट से बंदे हो, आप ऐसे के सवाल पूछोगे। यार एक दफा प्रॉफिट एंड वो पीएनएल वाला सेशन देखना, तो उसमें हमने ना इन चीज़ों की डिवीजन थोड़ी सी अलग से की हुई है। देखो आपके जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है ना, वो भी आपकी एक डिफरेंट सेगमेंट्स में होती है। एक आपका ग्रॉस प्रॉफिट, एक आपका नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट में आप प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हो और आप अपनी मार्केटिंग स्पेंड निकालते हो। नेट प्रॉफिट के लिए आप अपने बिजली के बिल और होटल का बिल और पानी का बिल और खाने का बिल, वो सारी चीजें भी निकालते हो। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन आपका जो बनेगा वो आपका इस मार्केटिंग स्पेंड निकालने के बाद और प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के बाद ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा आपके पास। सर अगर कंपेन एक्टिव होने के बाद हम एड सेट ऐड करते हैं तो कंपेन दोबारा से रिव्यू में जाती है? नहीं, कंपेन दोबारा से रिव्यू में नहीं जाती है। आप अगर उस एड सेट को एडिट कर रहे हो तो वो एड सेट रिव्यू में जाएगा और वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाता है। अगर आप उसको डुप्लीकेट कर रहे हो तो आपके पिछले एड सेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, वो एड सेट वैसे ही चल रहा है। सर अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रॉस कैलकुलेट करना है तो उसमें कैसे मैनेज करेंगे मीडिया प्लान के वाले से? देखिए आप इंटरनेशनल कह रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, चीजें नंबर सब पे सेम है। ठीक है, तो उसमें इन इन चीजों का कोई डिफरेंट नहीं है। नंबर सब पे कैलकुलेशन, फार्मूला सब पे सेम लगेगा। सर अगर कंपेन एक्टिव, अच्छा सर अगर प्राइवेट लेबल करना हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह की जाती है, जिस तरह आप दूसरों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं? देखें, आपके एडवर्टाइजमेंट से, आपके मीडिया प्लान से, आपके बिजनेस फॉर्मेशन का कोई मकसद या कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मेरा एवरेज बास्केट साइज 70,000 है तो मैंने उसकी 70,000 के हिसाब से नंबर डालू पर कैलकुलेशन उस हिसाब से हो जाएगी। मेरी अगर 700 रुपया प्राइस है तो उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। बिकॉज वाइट लेबल की तो वीडियोस वगैरह नहीं है। आप जो सवाल आप पूछ रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट है जो हम डिस्कस करते हैं। सर सेगमेंटेशन ब्रॉड के एडसेट रन करने के बाद उनके रिजल्ट एनालाइज देखने के बाद देखें या फॉर वाइट लेवल प्रोडक्ट? यार चयन, ये सबसे पहले ना अपने दिमाग से ये इस टाइम ये वाइट लेबल, ब्लैक लेबल, येलो लेबल, ब्लू लेबल, इनको दिमाग से निकाल दो। ये आपके बिजनेस के टाइप्स हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके उस बिजनेस की मार्केटिंग को। आपको ये मार्केटिंग वाली चीज समझ में आ जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप है आपके उस बिजनेस टाइप को, उसको उठा के आपने यहाँ पे डालना। अभी हमने जो कैलकुलेट किया, जो हमने कैलकुलेशन की, हम वो करें नंबर्स के ऊपर। ठीक है, अब वो नंबर्स प्राइवेट लेवल के हों या वो वाइट लेवल के हों, इट डजेंट मैटर। आपकी हम कैलकुलेशन किस बेस के ऊपर कर रहे हैं? यार फेसबुक के ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, आपकी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कह रहा हूँ, आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगी, आपका मार्केटिंग स्पेंड क्या होगा, इसके अंदर आपके कोई भी नंबर्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसकी कैलकुलेशन आप कर रहे हो। प्रोडक्ट कॉस्ट 1,000 की होनी चाहिए, स्टिल मैं आपसे, प्रोडक्ट कॉस्ट इज अ डिफरेंट टॉपिक। प्रोडक्ट कॉस्ट आपके ई कॉमर्स के बिजनेस फॉर्मुलेशन के अंदर ये चीजें आती हैं, ये आपके मार्केटिंग कॉस्ट पे या मार्केटिंग के अंदर ये मैटर नहीं करती हैं। इसके लिए पूरा अलग से सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लो तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। आप लोग ना बहुत कंफ्यूज चल रहे हो। अब मेरी एक बात ना, मैसेज जरा छोड़ो और आराम से मेरी एक बात गौर से सुनो। आप एक ई कॉमर्स का बिजनेस बना रहे हो। ठीक है, उस बिजनेस के अंदर आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में आपका रोल डिफरेंट होता है। अब आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग में आपका रोल है प्रोडक्ट को सेल करना।
वो वाइट लेबल है, ब्लैक लेबल है, ब्लू लेबल, कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल करना। अब आपको सिर्फ ये जानना है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ठीक है, इसके एवरेज प्रोडक्ट वैल्यू क्या है, या एवरेज बास्केट साइज क्या है, मेरे पास कितना परसेंट है मार्केटिंग स्पेंड करने के लिए, 20% है, 30% है, 15% है, 20% है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसको बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम हूं मैं अपने मार्केटिंग जोन के अंदर। मैं जब अपनी प्रोडक्शन जोन या सोर्सिंग जोन में जाऊंगा, तब मैं ये सोचूंगा कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ये प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, इसकी सोर्सिंग कहाँ से होगी। मैं इसको अगर रिक्शे में डाल के लेके आऊँ तो ये कॉस्ट है, बाइक पे इसको अपने साथ बांध के ले आऊँ तो उसकी ये कॉस्ट पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो ये आप उस सेगमेंट में जाके, उस जोन में जाके इसकी वर्किंग करोगे। चीज़ों को मिक्स नहीं करो, चीज़ों को अलग अलग रखो। अभी आप एज अ मार्केटर बात कर रहे हो, आपका इस टाइम ये आप नहीं सोचोगे ये प्रोडक्ट कितने की आ रही है, कहाँ से मिल रही है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किसने सोचा, किसने बनाई। इस टाइम मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझे इसको बेचना है, ये मेरा काम है। वो किसी भी लेबल से हो, वो किसी भी बिजनेस टाइप से हो, मेरा काम है इसको बेचना। मुझे प्लान करना है कि मैं इसके ऊपर कितना पैसा लगाऊंगा, तो इसकी कितनी सेल आएगी, कितने परसेंट मार्केटिंग स्पेंड होगा, एवरेज बास्केट साइज क्या होगी, एवरेज कॉस्ट पर ऑर्डर क्या होगा। इस टाइम मुझे ये सोचना है। समझ रहे हो बात को? सो चीज़ों को अलग अलग से मैनेज करोगे तो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकोगे। एक ही दिमाग से एक ही टाइम पे 6 सवाल अगर पूछ रहे हो ना, तो एक चीज की भी क्लियरिटी नहीं होगी, कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, तो चीजों को अलग अलग से मैयर करो, अलग अलग से देखो। वीडियो बंद की हुई है, हाँ वीडियो। अब आपको बेसिकली ये दो चीजें दिखानी थी और इसके ऊपर डिस्कस करना था। सर यू रिकमेंड, सर डू यू रिकमेंड डूइंग लोकेशन सेगमेंटेशन, ये शयन आपने सोचना है। फिलहाल इन सारी चीजों के बारे में आपने सोचना है। ठीक है, और क्या करना है आपने, कल तक, कल दिन के टाइम या शाम के टाइम, अफ्तारी से पहले अफ्तारी के बाद, जब भी आपको टाइम मिले, तो आपने एक्सेल के ऊपर एक अपना बनाना है कंपेन स्ट्रक्चर। दूसरा बनाना है आपने मार्केटिंग कैलेंडर। मार्केटिंग कैलेंडर आप अपने अचीवमेंट्स, और सॉरी टारगेट सेटअप करो, और अचीवमेंट उसके ऊपर सेट, कुछ भी नंबर अचीव करके कैलकुलेट कर लो, ताकि आपको वो उस चीज़ का आइडिया हो जाए। ये दो टास्क हैं आपके, ये दो काम आपने करने हैं। ठीक है, अभी हम सेशन को एंड कर रहे हैं। थोड़ी सी रेस्ट करें आप लोग भी, और मैं भी थोड़ा सा डाउन हूँ आज, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और कल आप लोगों के, सबसे पहले मैं ये कैलेंडर्स और ये चीज़ें देखूंगा, आप लोगों से सवाल पूछूंगा, और फिर कल हमने थोड़ी सी ना और मज़ीद एडवांस चीज़ों के ऊपर अपने पिक्सल को डिस्कस करना है, अपने कैटलॉग वगैरह को, ई कॉमर्स को, और इन चीज़ों को कल हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो ये मैं रिकॉर्डिंग कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँ, ताकि आप इसको देख सको। फनल के बारे में बताइएगा, फनल के बारे में डिस्कस करेंगे। फनल बताऊंगा जब आपको, तो आपको अच्छा ये होती है फनल। ठीक है, बजट कैसे डिवाइड करें? बजट आप अपनी कंपेन के हिसाब से डिवाइड करो कि आपने किस सेगमेंट को ज्यादा बजट देना है, किस सेगमेंट को कम बजट देना है। टास्क कौन से दिए? टास्क जो दो आज हमने एक्सेल के ऊपर वर्किंग की है, एक हमने बनाया है कैंपेन स्ट्रक्चर, वो आपने कैंपेन स्ट्रक्चर बनाना है रंग शंग भर के, और ज़रा खूबसूरत सा प्रेजेंटेबल बना के, मेरी तरह नहीं, बिल्कुल रफ सा, थोड़ा सा खूबसूरत सा उसको बना के वो बनाइएगा। और दूसरा आपने बनाइएगा अपना मीडिया प्लान। सर जी आपने ये सब किस मेंटोर से? यार मेरे मेंटोर्स की जो तादाद है ना, वो लाखों करोड़ों में है। मेरा कोई स्पेसिफिक एक मेंटोर नहीं रहा, ये एक टीचर नहीं रहा, मैंने हर बंदे से सीखा है, और मैं आज भी सीखता हूँ। आप लोगों के सवालों से बहुत सारी चीज़ें भी मेरे माइंड में आती है, शायद जिसका मुझे आइडिया ना हो, या जिसके बारे में मैं सोचूं और रिसर्च करूं और उसको जानूं और उसको पढूं।
आपका सबसे बड़ा टीचर होना चाहिए यूट्यूब। जिस टाइम मैंने वर्किंग करना शुरू की थी ना, तो उस टाइम यूट्यूब या फेसबुक के ब्लू प्रिंट्स ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कंटेंट ही नहीं था। तो हमने अपना पैसा लगा लगा के, मारे खा खा के, ख्वार हो के इन चीज़ों को सीखा। अब आपके लिए आज के दौर में तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है ना। आपको जूम के ऊपर ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट भरा हुआ है और डिफरेंट जगह, तो नॉलेज तो चारों तरफ घूम रही है। जिस समय हमने वर्किंग करना शुरू की थी उस टाइम तो 8 9 में उस टाइम एडसेंस वगैरह चलता था और ये फेसबुक पेजेस वगैरह क्रिएट होना शुरू हुए। उस टाइम मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। सो आज के दौर तो अब तो बहुत आसान है। ठीक है। और स्पेशली आप लोगों को जो काम करना चाहिए ना, वो काम करना है आप लोगों ने सोचने का। सोचने को अपने ऊपर आप ना एक फर्ज कंसीडर कर लो, जैसे नमाज और रोजे फर्ज किए गए, इसी तरह अपने आप पे फर्ज कर लो सोचने की चीजों, सोचने का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये। जरा मैसेज में ऐसे ही छोड़ दो, मैसेज नहीं पढ़ रहा, बात सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है सोचने का। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले उस सवाल को लिखो। मैं यार अपनी ना डायरी ढूंढूंगा, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। उस डायरी पे तकरीबन मैंने कोई एक हफ्ते में नंबर डाल के, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, 1800 या 1900 क्वेश्चन लिखे थे एक हफ्ते में। ठीक है। कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा क्यों होता है, मैं कंपेन चलाता हूँ तो रिजल्ट क्यों नहीं आता इसमें, मतलब सारे फेसबुक और मार्केटिंग और ई कॉमर्स से रेलिवेंट 1800 सवाल। जिसमें सोच रहा हूँ, याद आ रहा है, मैं उसी टाइम उसमें डायरी में लिख रहा हूँ पेन से। ये उस दोनों मैंने डायरी पढ़ी होगी। और बहुत इसमें कुछ काम के सवाल भी थे, बहुत ज्यादा 90% अजीबो गरीब से थे। फिर एक एक सवाल लिखा अपने सामने और उसके बारे में सोचा, ऐसा क्यों होता होगा। क्योंकि जितना भी ज़हन है, जितना भी नॉलेज है, उस उसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया। देन उस एक क्वेश्चन के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। फेसबुक पे जाके या यूट्यूब के ऊपर जाके, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स मार्केटिंग, ये बहुत जेनेरिक हो चुके हैं अब, बहुत जेनेरिक हो चुके हैं। स्पेसिफिकली आपको क्या जानना है कि अगर मैं फेसबुक पे सीपीओ करूं या एबीओ करूं तो इसका इफेक्ट क्या होगा। स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन तब आपके दिमाग में आएंगे जब आप उसको सोचोगे। आप इस स्किल के ऊपर, फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर हावी आ जाओगे जब आप इन तमाम चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है। सो सोचने का काम करो। मैं यार पिछले 8 9 साल से पढ़ा रहा हूँ और वही मैं चीजें पढ़ाता हूँ जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो मैं खुद से काम करता हूँ। ऑनेस्टली मैं कोई भी सेशन की तैयारी करके नहीं आता कि नहीं आज मैंने ये पढ़ाना है, मैं इसके नोट्स बनाऊं, मैं इसको लिखूं, मैं इसको याद करूं। ठीक है। 90% मेरे सेशंस अनप्लान, 90%, 100% अनप्लान होते हैं। और जो कुछ चीज़ें एक तो मैंने सोची होती है ना, ठीक है, वो भी आप लोगों के सवाल जवाब या उसके मूड से चेंज हो जाता है। आज अच्छा मूड मेरा नहीं है, थोड़ा सा डाउन डाउन फील कर रहा हूँ, तो आज मुझे भी पढ़ाने का या बात करने का मजा भी नहीं आ रहा। ठीक है। अब यही मीडिया प्लान मैंने 2 साल पहले भी अपने मेरे फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, भले वो वीडियो भी देख लो। तो उसमें शायद और मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था। सेम कंटेंट है, सेम चीज़ें हैं। तो आज की वो पढ़ाने का, वो चीज़ें अलग होगी और उस दिन पढ़ाने वाली चीज़ें अलग थी। तो खैर इन्हीं टॉपिक्स पर यूट्यूब के ऊपर भी मैंने अपने ही सेशंस काफ़ी सारे पढ़े हुए हैं। तो कहने की बात ये कि रिसर्च करना शुरू करो, यूट्यूब को यूटिलाइज करो। ठीक है। और जो भी कंटेंट जहां से भी मिल रहा है ना, उस कंटेंट को सुनो। बहुत सारा कंटेंट आप सुनोगे ना, तो आपको शायद कोई एक दो चीजें, हर इंसान की अच्छी होंगी या बुरी होंगी, आपको वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो जितना ज्यादा सुनोगे, उतना ज्यादा आपके दिमाग में कंटेंट आता जाएगा। फिर उस कंटेंट को यूज कैसे करना है, उस कंटेंट को यूज करोगे सोचने से।
सर आप अपना असिस्टेंट नहीं रख सकते? मैं खुद असिस्टेंट हूँ यार। खैर, आ, क्या कह रहा था? आ, हाँ, तो इन इन चीज़ों को ना आप अपने वर्किंग में लेके आओ। इन इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा रिसर्च करो। ऑनेस्टली यार, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है ये, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीज़ें आपको ये समझ में आ जाएंगी, इनको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब जो आपको मैंने ये छोटा सा मीडिया प्लान की वर्किंग बताई ना, ठीक है, मैं आपको थोड़े से जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हम मीडिया प्लान यूज़ करते हैं वो भी मैं किसी दिन दिखाऊंगा। ठीक है? आप किसी भी क्लाइंट से या इवन जॉब इंटरव्यू में भी इस मीडिया प्लान का जिक्र करते हो या इसकी टर्मिनोलॉजीज की बात करते हो ना, तो अगला बंदा ये प्रिटेंड करता है यार इसके पास बहुत नॉलेज है, ये इसको इन चीज़ों का बहुत पता है, इसने डिजिटल मार्केटिंग गोल के पी हुई है। काम आपको आता है या नहीं आता, इट्स अ सेपरेट थिंग, ये बहुत अलग बात है। आप कंपेन लगाते हो, उससे सेल आती है नहीं आती, ये बहुत अलग चीज़ है। बट क्या आप में वो नॉलेज है कि आप वो कंपेन लगा सकते हो? क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप वो कंपेन लगा सकते हो? मैंने ना एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हायर करना था, तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है, मैं सब बियॉन्ड ईस्ट में था उस टाइम। तकरीबन 6 महीने तक मैं इंटरव्यूज करता रहा, और हर हफ्ते 7-8 इंटरव्यूज थे। हर हफ्ते में 7-8 इंटरव्यूज करता था। 6 महीने तक करता रहा, मुझे कोई भी काम का बंदा नहीं मिल रहा। बंदा इंटरव्यू के लिए आता है, सोचता है मार्केटिंग स्पेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, पता नहीं, कभी किया नहीं। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या, सीपीओ क्या होता है, नो आइडिया। एवरेज बास्केट साइज क्या होता है, नो आइडिया। पीपीई क्या होता है, पीपीसी तो हमने सुना है ना, पीपीई क्या होता है, नो आइडिया। इंप्रेशन और रीच में डिफरेंस क्या होता है जी, नो आइडिया। सैलरी क्या डिमांड कर रही है जी, सैलरी में 3 लाख रुपए। एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस नहीं है जी, मैंने फला फला से 6 महीने का जी डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा किया हुआ है। या तूने क्या डिप्लोमा किया है जब तुम्हें इन बेसिक चीजों का ही नहीं पता? ठीक है, ये एक तो आपके पास नॉलेज हो गई, दूसरा आपके पास कॉन्फिडेंस। मैंने फेसबुक के ऊपर एक दिन में 17 करोड़ रुपया स्पेंड किया पाकिस्तान में रहते हुए। 17 करोड़ रुपीस फेसबुक के ऊपर एक दिन में। ठीक है? तो ये मेरी वो एक लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग का। अब मैं बंदे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, अब हमारा वहां पे बियॉन्ड ईस्ट में जो डेली की स्पेंडिंग का बजट था वो तकरीबन 25 लाख के अराउंड था। 2.5 मिलियन हम एक दिन में स्पेंड करते थे। अब मैं से पूछा, बजट हैंडलिंग भी ना एक फन होता है, कमाल होता है। और ये बजट हैंडलिंग आप इस मीडिया प्लान से और अपनी जो कंपेन स्ट्रक्चरिंग है वहां से इसको प्लान करते हो कि मेरे पास इतना बजट है, उसमें कहाँ कहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे कैसे वर्किंग हो रही है, और वो सब चीज़ें। सो आप कितना बजट डेली का आपने फेसबुक के ऊपर स्पेंड किया हुआ है? यकीन मानो 10,000 से ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा था। जी हम 10,000 15,000 रुपया फेसबुक पे डेली का स्पेंड हमने इतना किया हुआ, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं किया हुआ। तो अब मैं उस बंदे को जिसने 10,000 डेली का स्पेंड किया हुआ है, उसको मैं 20 लाख के 25 लाख के बजट कैसे दे दूं? कि तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस, आपके पास वो नॉलेज, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आपको जब तक इस फील्ड में घुसोगे नहीं, जब तक इस फील्ड के बारे में स्टडी नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, यार ऑनेस्टली आपको कोई इंटर्नशिप पे भी नहीं रखेगा। ठीक है, जब तक आप में ये चीज़ें सीखने का इंटरेस्ट नहीं होगा, और इंटर्नशिप पे चले भी जाओगे तो आपको वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। वो आपको एक्सपीरियंस का फायदा नहीं होगा जब तक आपके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी। और बड़ी अच्छी टर्म हमारा एक बॉस यूज करता था, फायर इन बेली। अगर आपकी बेली में फायर नहीं है ना, ठीक है, वो आपके अंदर वो तड़प और वो आग नहीं है, तो ये सारी चीजें फिर यूजलेस है आपके लिए। हाँ, चले फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।